बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इसका नाम है। तो हम इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई एक हमें मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, लेट्स सपोज वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसका ऑर्डर 2x2 है, 3x3 है या 4x4 है, होना स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसका नाम ए है, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ऑर्डर 2, 3 या 4 का, ठीक है। तो उसका अगर डिटर्मिनेंट लिया जाए, ठीक है, या फिर उसका ट्रांसपोज लेकर उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। ठीक है, दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए या फिर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो उनकी वैल्यूज़ इक्वल आएंगी, मतलब कि डिटर्मिनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम एक 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 उसके एलिमेंट्स हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हम डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या आएगा। 1 × 4 - 2 × 3, तो ये वैल्यू आती है 4 - 6 = -2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वो इक्वल आएगा 1 × 4 - 3 × 2, 4 - 6 = -2। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। मतलब कि समझने के लिए हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया जाए, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की। अच्छा, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है और उसकी अगर हम रोज़ को या किसी भी दो रोज़ या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। लेट्स सपोज हम इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। तो एक मैं लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है, ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर जो है इसका नाम हम ए रख लेते हैं, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इन दो रोज़ को इंटरचेंज कर दूं, मतलब कि ये क्या है, ये रो 1 है, इसको लिख लेते हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो मैं दो रोज़ को इंटरचेंज कर देता हूँ, इंटरचेंजिंग रो 1 विद रो 2। रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब कि रो 1 की जगह रो 2 आ जाएगी और रो 2 की जगह रो 1 आ जाएगी। तो क्या बनेगा, 4 5 6 1 2 3 7 8 9। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, बायर साइन नेगेटिव का आएगा, मतलब कि डिटर्मिनेंट तो वही आएगा, उसी के इक्वल आएगा, लेकिन नेगेटिव ऑफ ए आएगा। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इक्वल होगा इस डिटर्मिनेंट के नेगेटिव के, मतलब कि इस डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या यहाँ नेगेटिव लगा लें या यहाँ नेगेटिव लगा लें। ठीक है, तो मतलब कि एक दूसरे के नेगेटिव ऑफ दैट डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। तो
या फिर हम इसके जो है कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें, कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3 के किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर लें तो वो नेगेटिव ऑफ ही आएगा। हम इसको कह सकते हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग इफ़, या फिर इफ़ वी इंटरचेंज एनी रो और कॉलम, इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू रोज या कॉलम्स, तो रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ, उसका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से करते हैं। 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, 3x3 का थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं वो एग्जांपल के तौर पे नहीं ले रहा। समझने के लिए हम जो है एक छोटा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2 का, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एक लेट्स सपोज ए डिटर्मिनेंट उसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो इनके कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2 4 यहाँ पर आ जाएगा और 1 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 4 ये वाला कॉलम 2 जो है वो कॉलम 1 बन गया और कॉलम 1 जो था वो कॉलम 2 बन गया। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4। और इसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट बिफोर इंटरचेंजिंग क्या रिज़ल्ट है, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो 4 माइनस 6 इज़ इक्वल टू -2 है। और ये क्या है, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इंटरचेंज करने के बाद इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको इंटरचेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने से पहले अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका ये मतलब है कि इंटरचेंज करने के बाद वो रिज़ल्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें से हम ये निकाल देते हैं, तो ये नेगेटिव ऑफ दैट डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो अब हम ये तो होगी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो उसकी अगर कोई सी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स जो है वो सेम हों तो क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। लेट्स सपोज जो है ये एक डिटर्मिनेंट है 1 9 3 2 1 4 1 9 3। ठीक है, अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका नाम हम ए रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उस तरह से मैं पहले को फैक्टर्स फाइंड करूँ, ठीक है, फिर उसको एलिमेंट्स के साथ जिस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है वो मैं प्रोसेस करने अगर मैं करूँ, ठीक है, प्रोसेस फॉलो करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, उससे पहले मैं ये ना देख लूँ कि कोई रोज़ जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं या कि नहीं है, तो या कॉलम्स कोई दो आपस में सिमिलर हैं या नहीं। अगर यहाँ देखा जाए तो रो 1 ये है और रो 3 ये है, रो 1 जो है उसके एलिमेंट्स और रो 3 के एलिमेंट्स इक्वल हैं। ठीक है, इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा, बेशक आप फाइंड करके देख लें। ठीक है, तो उसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम 2x2 का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 3 1 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया, इसके मैंने कॉलम्स ले लिए, दो सिमिलर कॉलम्स। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 इंटू 3 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 जो कि ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, या फिर दो रोज़ अगर आपने लेनी है तो 2 4 ले लें
4, ठीक है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं लेकिन सिमिलर होने चाहिए दो रोज़। तो रो 1 जो है वो रो 2 के एलिमेंट्स के सिमिलर हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो भी रो 2 के भी वही एलिमेंट्स हैं। तो दो रोज़ इसमें सिमिलर हैं, इसका भी हम फाइंड करके देख लेते हैं डिटर्मिनेंट। 2 × 4 माइनस 4 × 2, ये भी इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम्स आपस में सिमिलर हों तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि इसमें रो 1 और रो 3 इक्वल टू 0 है, या रो 1 रो 2 इक्वल टू जो है वो सिमिलर हैं, या फिर कॉलम्स इसमें सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो है एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, मतलब कि नल मैट्रिक्स जो होता है, तो क्या होगा, उसका उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज जो है ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 × 3 का ही लेते हैं, तो इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल टू ज़ीरो आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हम पहले तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट्स सपोज चलें जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये इसका डिटर्मिनेंट है, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी कांस्टेंट से, लेट्स सपोज के जो है वो एक कांस्टेंट है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो 2 को, लेट्स सपोज मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ के साथ, सिर्फ एक रो के साथ, ठीक है, सब के साथ नहीं, मैं किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बाकी रोज उसी तरह रहेंगी, A11 A12 A13 के A21 के A22 के A23, और बाकी जो थर्ड रो उसी तरह से A32 A33। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए तो वो इक्वल आएगा के इंटू, ये अगर ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसका नाम, तो इसका मैंने क्या किया कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक रो को, तो वो इक्वल आएगा के ऑफ ए डिटर्मिनेंट, मतलब कि इस डिटर्मिनेंट का जो रिज़ल्ट आएगा, लेट्स सपोज वो क्या है, 10 है, ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, के इंटू 10, ठीक है, के इंटू 10 आएगा, के इंटू 10, मतलब कि उस कांस्टेंट का मल्टीपल बन जाएगा वो डिटर्मिनेंट। तो किसी भी एक रो, वो मैट्रिसेस के केस में क्या होता था कि हम जो है पूरे सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, तब वो कांस्टेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि उसका मल्टीपल हुआ है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट के केस में किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है। लेट्स सपोज जो है ये के बाहर था, ठीक है, तो इसके साथ हम जो है अंदर हमारे पास जो है A12 A21 और A22, ये एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, ये एक डिटर्मिनेंट है। तो उसके साथ अगर मैं के बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के केस में क्या होता था, सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, लेकिन ये केस सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा डिटर्मिनेंट्स के केस में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के A11 के A21, और बाकी दूसरे उसी तरह से रहेंगे, A1 A12 और A22, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है कि अगर हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट्स में, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का के मल्टीपल बन जाता है, ठीक है, मतलब कि इसका रिज़ल्ट, अगर जो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लें तो 10 आता है, लेट्स सपोज अगर 10 आता है,
तो इन केस के मैं उसी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी रो को अगर कांस्टेंट के साथ या किसी कॉलम को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस कांस्टेंट का मल्टीपल बन जाता है वो, मतलब कि k इंटू 10 बन जाएगा फिर इस केस में। अच्छा, ये तो हो गया फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि अगर जो है डिटर्मिनेंट में कोई जो है किसी रो में या किसी कॉलम में दो एंट्रीज ऐड हो रही हैं। लेट्स सपोज जो है एक है हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है। तो इसके फर्स्ट कॉलम में हम बना लेते हैं दो एंट्रीज, B11 प्लस B21 प्लस B31। ठीक है, इस कॉलम में फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, दो एंट्रीज आपस में ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, A11 माइनस भी या प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, तो हम इसको अलहदा करके लिख सकते हैं, मतलब कि A11, A21, A31, A12, A22, A32 और A13, A23, A33। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट ये बनेगा। और दूसरा डिटर्मिनेंट किस तरह से बनाएंगे हम, प्लस बाकी जो है वही होंगी। ठीक है, बस पहले में हम ये दूसरे वैल्यूज़ लिख देंगे, B11, B11, B21, B31 और बाकी ये A12 और A13। ठीक है, A22 और A23 और A32 प्लस और A33। ठीक है, ये प्लस नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम में दो वैल्यूज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, तो पूरे कॉलम में होने चाहिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि अलग अलग मैट्रिसेस बना के लिख सकते हैं। एक दफ़ा फर्स्ट वैल्यूज़ के साथ डिटर्मिनेंट और एक दफ़ा सेकंड वैल्यूज़ जो ऐड हो रही थी उनके साथ डिटर्मिनेंट कंप्लीट करके उनका रिज़ल्ट लें। अगर अलग अलग डिटर्मिनेंट लेकर उसको ऐड करें तो हम उसको उसकी वैल्यूज़ भी उसी डिटर्मिनेंट के इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ये होगी थी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब हम सेवन्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। सेवन्थ प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, सेवन्थ प्रॉपर्टी में है कि लेट्स सपोज कोई एक हम ले लेते हैं, जनरल मैट्रिक्स ही ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है। तो अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम की एंट्रीज के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके किसी और में ऐड कर दें, ठीक है, किसी और रो या किसी और कॉलम में, तो फिर उस पे डिटर्मिनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं कि कॉलम 3 को कॉलम 2 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, कॉलम 3 को कॉलम 2 में, पहले कॉलम 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी कांस्टेंट के साथ और उसको मैं ऐड कर दूंगा कॉलम 2 में। तो उसको मैं लिखना चाहूँ तो किस तरह लिख रहा हूँ कि कॉलम 2 प्लस कांस्टेंट इनटू कॉलम 3। ठीक है, तो ये बनेगा A11, A21, A31। तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया मैंने A13 के साथ और इसमें ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा A12 प्लस KA13। ठीक है, इसी तरह से A22 प्लस KA23 और इसके साथ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं A32 प्लस KA33। ठीक है, तो बाकी ये वाला कॉलम तो इसी तरह रहेगा, A13, A23, A33।
ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट लिया जाए या इसका डिटरमिनेंट लिया जाए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। तो इसमें हमने किया क्या है कि कॉलम 3 के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके हमने कॉलम 2 में ऐड कर दिया। ठीक है। तो या फिर आप किसी रो को भी इस तरह कर सकते हैं कि रो 3 को किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दो, या रो 1 में ऐड कर दो, या फिर रो 1 को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रो 2 या रो 3 में ऐड कर दो। ठीक है। रोज़ और कॉलम्स के केस में सेम होगा कि किसी भी कॉलम या रो को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके किसी भी कॉलम या रो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है। और डिटर्मिनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो होगी 7th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। 8th प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए तो वो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो उसका डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है। तो लेट्स सपोज हम एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये मैं एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ठीक है। इसमें 1 0 0 0 2 4 6 7 8। ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाए तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल ये एलिमेंट्स हैं, एक 1 2 और 8। ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा इसका डिटर्मिनेंट। तो अगर आप उस प्रोसेस से भी, डिटर्मिनेंट के मेथड से भी फाइंड करें तो उसका रिज़ल्ट आए, और उसके अलावा आप सिंपली इनके प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके देखें तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ही आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है। मतलब कि इक्वल टू इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमने 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम आगे यूज़ भी करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 में उनका यूज़ देखेंगे कि किस किस तरह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है और किस लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए यूज़ की जाती है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बजाय हम देख के बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो यहाँ पर ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे।